सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है जी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रकाश में। तो पहले वाले टॉपिकों में हमने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अब टॉपिक शुरू करेंगे मित्रों, ये रहेगा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो मित्रों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जलवायु व उच्चावच के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? तो 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे 33 सागर का अवशेष कहा जाता है। दूसरा पढ़ेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा रहेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार से राजस्थान को मित्रों 4 भौतिक भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो आइए, पहला पार्ट है इसका उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये किस प्रकार से 33 सागर का अवशेष है। तो मित्रों, 33 सागर हमने पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ा था, उसके अंदर राजस्थान की उत्पत्ति भी हमने पढ़ी थी। तो हमने देखा कि राजस्थान जो है वो गोंडवाना लैंड और 33 सागर से मिलकर के बना है। एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करता हूं यहाँ पर कि जो पृथ्वी है ये मित्रों पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, सभी जानते हैं। और जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है मित्रों, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो जल था वो तो आगे की ओर चला गया बह करके। जो जल था वो तो बह करके आगे की ओर चला गया, और जो इस सागर के अंदर जो अवशेष थे, जो मिट्टी वगैरह थी, वो पीछे रह गई। जल आगे चला गया, मिट्टी वगैरह जो थी वो पीछे रह गई। यही कारण मित्रों कि यहाँ की जो मिट्टी है उसके अंदर लवणीयता पाई जाती है मित्रों। इसके अलावा भी काफी सारे साक्ष्य मिलते हैं, जैसे थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता होना या जीवाश्म खनिज प्राप्त होना। यहाँ से जीवाश्म खनिज प्राप्त हुए। जीवाश्म खनिज यानी जैसे प्राकृतिक गैस या आपका कोयला, पेट्रोल, ये जो है मित्रों ये यहाँ से प्राप्त होते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अलावा कुलधरा से एक मछली का अवशेष प्राप्त हुआ है मित्रों। कुलधरा जैसलमेर वाला, वहां से एक मछली का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। और जितनी भी लगभग ये खारे पानी की जो झीलें हैं वो कौन से क्षेत्र में मित्रों? लगभग झीलें वो इसी क्षेत्र के अंदर है मित्रों, क्योंकि मिट्टी जो है उसके अंदर लवणीयता है, और जैसे बारिश का पानी वहां पर इकट्ठा हुआ तो वो जो पानी है वो क्या हो जाएगा? लवण से युक्त हो जाएगा। पानी जो है वो क्या हो जाएगा? खारा हो जाएगा। जैसे आप पढ़ते हो मित्रों की जो नदी जाती है, लूणी नदी, बालोतरा से, उसका जो पानी है वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। अब यह नहीं कि उसके अंदर नमक मिलाया जाता है, क्योंकि जो मिट्टी है मित्रों उस मिट्टी के कारण यहाँ का जो जल है वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो ये कुछ एक अवशेष है मित्रों, कुछ एक एग्जाम्पल है जिनके माध्यम से ये अनुमान लगाया जाता है कि 33 सागर का ही अवशेष है। तो अब यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है? तो पहला कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका हिस्सा है? तो 33 सागर का अवशेष है मित्रों, 33 सागर का अवशेष है। अब उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है मित्रों, इसके अंदर हमने पढ़ा कि थार के मरुस्थल में अवसादी चट्टानों की प्रधानता है। तो यहां से क्वेश्चन लाता हूं मैं थोड़ा सा घुमा करके कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के स्रोत भी प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं कि गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के स्रोत भी प्राप्त होते हैं। इसका निम्न में से क्या कारण है? आग्नेय चट्टान ऑप्शन है मित्रों आपके, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, ग्रेनाइट, या चौथा ऑप्शन मान लिया कि कोयले। अब ये क्वेश्चन आ गया मित्रों। तो गैर परंपरागत मतलब जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के स्रोत भी पाए जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर रहेगा मित्रों अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें मतलब कोयला और पेट्रोल, क्योंकि कोयला और पेट्रोल हमेशा कहां से प्राप्त होगा मित्रों? अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होगा कोयला और पेट्रोल।
तो कोयला और जो पेट्रोल है मित्रों, ये कौन सा स्रोत हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका पारंपरिक स्रोत। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा संसाधन के स्रोत कौन से भौतिक क्षेत्र से पाए गए, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से। और क्या कारण है कि अवसादी चट्टानों की यहाँ पर क्या है मित्रों, प्रधानता है। तो सही आंसर रहेगा अवसादी चट्टानें। तो आइए इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं अपने उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो मित्रों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मतलब यहाँ पर जो मरुस्थल है, ये मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दो देशों के अंदर फैला हुआ है मित्रों। भारत के अंदर इसका कितना प्रतिशत है, तो 62 यानी 62%, जबकि पाकिस्तान में 38%। ये जो मरुस्थल है मित्रों, इसका भारत के अंदर है 62% और पाकिस्तान के अंदर कितना परसेंट है, 38%। अब भारत में जो 62% है मित्रों, इसमें से 61.11% कहां पर है, राजस्थान में। अकेले राजस्थान में भारत के कुल मरुस्थल का यानी 62 में से 61.11% है, जबकि 0.89% जो है मित्रों ये बाकी हरियाणा, पंजाब और गुजरात के अंदर है। हरियाणा, पंजाब और गुजरात के अंदर है। ये जो क्षेत्र है मित्रों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका लगभग जो विस्तार है वो है 2,09,042 वर्ग किलोमीटर। 2,09,042 वर्ग किलोमीटर ये इसका विस्तार है मित्रों रेगिस्तान का। और यदि यहाँ पर इसकी जनसंख्या पूछ ली जाए इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र के अंदर कुल जनसंख्या का 40% निवास करता है मित्रों। देखिए विस्तार तो कितना इसका 2,09,042 वर्ग किलोमीटर, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है यहाँ पर मित्रों, 40% जनसंख्या निवास करती है। मतलब क्षेत्र तो ज्यादा हो गया और जनसंख्या कम। जनसंख्या कम तो सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक विभाग हो जाएगा मित्रों। सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश हो जाएगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो सबसे कम जो जनघनत्व है वो कहां का रहेगा आपका, इसी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का रहेगा। आइए देखते हैं कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का मित्रों इसकी विशेषता क्या है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा ये ऋतु चक्र को नियमित करता है और भारत में मानसून को आकर्षित करता है। तो ऋतु चक्र को किस प्रकार से नियमित करता है और भारत में मानसून को किस प्रकार से आकर्षित करता है, थोड़ा सा अपने पढ़ते हैं मित्रों इसको। तो देखिए मित्रों ये जो इंडिया का मैप है, एक मान लिया कि यहाँ पर इस प्रकार से इंडिया का एक मैप बना हुआ है। अब ये जो एरिया है मित्रों यानी आपका राजस्थान का पश्चिमी एरिया यानी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो यहाँ पर क्या होता है मित्रों कि जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होगा मतलब जो वायु दाब है वो क्या हो जाएगा, कम। तापमान ज्यादा तो वायु दाब क्या होगा, कम होगा। और जैसे निम्न वायु दाब यहाँ पर बनेगा मित्रों, निम्न वायु दाब बनेगा तो इधर से दो साइडों से अपने मानसून आता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दो मानसून आते हैं। तो ये जो मानसून है वो किसकी ओर आकर्षित होगा, इस एरिया की ओर, क्योंकि वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। और जैसे यहाँ पर निम्न वायु दाब का केंद्र बनेगा तो इस साइड में जो उच्च वायु दाब बना हुआ है ये यहाँ से हवाएं किस साइड में जाएगी, इस साइड और जाएगी मित्रों। तो जैसे ग्रीष्म ऋतु आई तो यहाँ पर तापमान ज्यादा हुआ और जैसे तापमान ज्यादा हुआ तो यहाँ का जो वायु दाब है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे वायु दाब कम होगा तो हमेशा वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहेगी। आपने देखा होगा कि लगभग मित्रों जो मानसून है वो मई के एंड के अंदर और जून के प्रथम वीक या दूसरे वीक, मतलब जून के अंदर और मई के अंतिम वीक, यहाँ पर लगभग जो मानसून है उसका प्रवेश होता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। तो ये क्या निर्धारित करेगा, ऋतु चक्र नियमित हो गया और मानसून को भी अपनी ओर क्या कर रहा है मित्रों, आकर्षित कर रहा है। रेतीली बलुई मृदा, यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है मित्रों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर, ये कौन सी मिट्टी मिलेगी, यहाँ पर रेतीली बलुई मृदा मिलती है या इसे एंटीसोल भी कहा जाता है।
वनस्पति पूछ लिया जाए तो मृदभिद वनस्पति या जिसे जीरोफाइट्स कहा जाता है मित्रों। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मृदभिद वनस्पति या इसे जीरोफाइट्स कहा जाता है। मरुस्थल का ढाल, मरुस्थल का ढाल यानी इस एरिया का जो ढाल है वो कौन सी साइड से कौन सी साइड और है, तो मित्रों यहाँ पर आपको पता है एक नदी बहती है, कौन सी, ये लूणी नदी बहती है। और जो मित्रों यहाँ पर लूणी नदी बहती है ये इस साइड से इस साइड की ओर आती है मित्रों, यानी उत्तर से दक्षिण। यदि 4 दिशाएं दी हुई है तब तो क्या हो जाएगा आंसर आपका उत्तर से दक्षिण। यदि 8 दिशाएं दे दी, बीच में ये जो 4 कोण है ये भी देकर के पूछ लिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर पूर्व और ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, फिर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। केवल 4 दिशाओं में से पूछा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल है इस मरुस्थलीय प्रदेश का। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे मित्रों। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया जाता है मित्रों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। यानी इसे जो अलग करती है ये 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है मित्रों, ये इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यहाँ पर जो है आपकी ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 पार्टों में डिवाइड करने वाली कौन सी वर्षा रेखा है, इसे जलवायु के अंदर भी आएगा ये। तो 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है मित्रों, ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 पार्टों के अंदर डिवाइड कर देती है। ये कहलाता है आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और ये वाला कहलाता है मित्रों आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। 2 पार्टों में डिवाइड कौन सी वर्षा रेखा करती है, तो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा 2 पार्टों में अलग अलग डिवाइड करती है मित्रों। अब आइए सबसे पहले पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, पहले इतना ही टॉपिक लेकर चलेंगे। तो मित्रों जो ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसे 2 पार्टों में आगे और डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और दूसरा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। तो इसे 2 पार्टों में और डिवाइड कर दिया जाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को, एक तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालुका स्तूप जो मुक्त प्रदेश है मित्रों ये आपका 41.50%, तो आपका बालुका स्तूप युक्त कितना रह जाएगा 58.50%। ये अपने बात करें मित्रों शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, यानी मरुस्थलीय प्रदेश को सबसे पहले 2 पार्टों में डिवाइड किया, शुष्क और अर्ध शुष्क। अब शुष्क को 2 पार्टों में आगे और डिवाइड कर दिया, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, मतलब जहां पर बालुका स्तूप बन रहे एक तो वो प्रदेश, दूसरा प्रदेश वो जहां पर बालुका स्तूप नहीं बन रहे हैं। तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जहां पर बालुका स्तूप नहीं बन रहे ये तो आपका 41.50%, जहां पर बनेंगे वो कितना है 58.50%। तो जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है मित्रों यहाँ पर पथरीला मरुस्थल है। ये कौन सा मरुस्थल है फिर, क्योंकि जहां पर रेत होगी वहां पर तो स्तूप बनेंगे और है ये आपका मरुस्थल, और जब यहाँ पर रेतीला एरिया नहीं है तो कौन सा है फिर पथरीला है। कौन सा है पथरीला एरिया है मित्रों। और जो ये पथरीला एरिया है इसका विस्तार है मित्रों आपका यहाँ पर स्थान पड़ता है जैसलमेर के अंदर पोखरण, पोखरण से लेकर के इधर आगे जोधपुर के अंदर फलोदी, जोधपुर के अंदर फलोदी, पोखरण, फलोदी और नीचे आपका बालोतरा, यहां पर आपका बालोतरा यानी बाड़मेर। तो यहां पर मित्रों इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति के अंदर पथरीला एरिया है, पोखरण, फलोदी और बालोतरा। यहां पर इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति के अंदर मरुस्थल फैला हुआ है जो पथरीला एरिया है मित्रों, और इसे हम्मादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? हम्मादा कहा जाता है। पथरीला एरिया है मित्रों। और जो हम्मादा है मित्रों इसका विस्तार बताया मैंने आपको जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। कितने जिलों में? 3 जिलों में हो जाएगा आपका जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, 3 देशों के अंदर है मित्रों पथरीला एरिया। इस पथरीले एरिया को क्या बोलेंगे अपने? हम्मादा कहा जाता है। तो दूसरा बालुका स्तूप युक्त पढ़ेंगे।
यहाँ पर क्या रहेगा, पवन चलेगी, हवाएं चलेगी, हवाएं चलेगी तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, मतलब मिट्टी का अपरदन होगा, और जब मिट्टी का अपरदन होगा तो मिट्टी से क्या बनेंगे, बालू का स्तूप बनेंगे। लेकिन अभी अपने इस पार्ट को पढ़ेंगे, इसको बाद में पढ़ेंगे अपने। तो मित्रों ये जो हमादा है यानी जैसलमेर या अपने मूल ने तो पोखरण, फलौदी और बालोतरा, यहाँ पर जो पथरीला एरिया है मित्रों इसे हमने नाम दे दिया हमादा। और हमादा जो है मित्रों इसके इस साइड में यहाँ पर इस प्रकार से कुछ पहाड़ियां हैं, अवशिष्ट पहाड़ियां, और यहाँ पर इन अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है मित्रों। अवशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है, याद रखना। इसके अलावा जो उदयपुर है वहां पर भी जो अवशिष्ट पहाड़ियां उन्हें क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। स्थानीय भाषा के अंदर नाम है मित्रों इसका मगरा। तो यहाँ पर जो हमादा इसके इस साइड में जो अवशिष्ट पहाड़ियां उसे क्या कहा जाता है, मगरा, और उदयपुर के अंदर भी जो अवशिष्ट पहाड़ियां उन्हें क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है मित्रों। इसके अलावा मगरा एक पेड़ की नस्ल भी है मित्रों। अब जो हमादा है मित्रों यहाँ पर पथरीला एरिया है, तो ग्रीष्म ऋतु के अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और जब तापमान ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं बनेगी। और जब सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाएं बनेगी मित्रों तो यहाँ पर सीज की स्थापना की गई है, SEEZ, सीज की स्थापना की गई है मित्रों सौर ऊर्जा की विपुल संभावना को देखते हुए। तो यहाँ पर सीज की स्थापना किसने की, सीज मतलब सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजिंग जोन। तो इसकी स्थापना कौन सी कंपनी के द्वारा की गई, तो अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम, इसके द्वारा यहाँ पर सीज की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 2000 के अंदर हुई थी मित्रों अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो मुख्यालय इसका जयपुर के अंदर। तो अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा यहाँ पर सीज की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करना इसका उद्देश्य है मित्रों। अब जो पढ़ेंगे मित्रों वो रहेगा आपका बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। अभी जो हमने पढ़ा वो था बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, मतलब जहां पर बालुका स्तूप नहीं थे, और जहां पर बालुका स्तूप नहीं था तो फिर क्या था, तो वहां पर पथरीला एरिया था। इधर आपका जैसलमेर से लेकर के जोधपुर में फलौदी, जैसलमेर में पोखरण, और इसे बाड़मेर के अंदर बालोतरा। यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति के अंदर पठारी क्षेत्र था जिसे हमने नाम दिया था मित्रों हमादा। और हमादा के साइड की ओर जो अवशिष्ट पहाड़ियां थी उसे हमने नाम दिया था मगरा, नाम दिया था मित्रों। तो आइए अब पढ़ते अपने बालुका स्तूप युक्त प्रदेश दिया था, प्रदेश पढ़ेंगे मित्रों। तो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो है मित्रों इन्हें अलग अलग प्रकारों के अंदर डिवाइड किया जाता है मित्रों। सबसे पहले पढ़े कि सर्वाधिक बालुका स्तूप कहां से प्राप्त होते हैं, तो जैसलमेर। सबसे ज्यादा बालुका स्तूप तो कहां पर बनते हैं मित्रों, जैसलमेर में बनते हैं। जबकि सभी प्रकार के जो बालुका स्तूप है वो कहां पर मिलेंगे आपको, जोधपुर में। जोधपुर में सभी प्रकार के बालुका स्तूप, जबकि जैसलमेर में सबसे ज्यादा बालुका स्तूप जो है वो बनते हैं मित्रों। तो आइए अपने पढ़ेंगे बालुका स्तूप के प्रकार। तो पहला पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य या रेखीय, अनुदैर्ध्य या रेखीय। ये मित्रों हवा के समांतर बनने वाला बालुका स्तूप होता है। हवा चल रही है और उसी हवा के समांतर जिन बालुका स्तूपों का निर्माण होता है मित्रों इन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य या रेखीय। कहां पर बनते हैं सर्वाधिक, तो जैसलमेर। सर्वाधिक कहां पर बनते हैं, जैसलमेर के अंदर। तो अनुदैर्ध्य या रेखीय सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर। अनुप्रस्थ या समकोण, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कहा जाता है मित्रों समकोण पर या समकोण का निर्माण करते हैं मित्रों ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आगे एक बाधा आ जाती है, एक अवरोध आ जाता है। इसमें कोई अवरोध नहीं आता, समांतर हवा के समांतर इनका निर्माण हो जाता है। जबकि अनुप्रस्थ के अंदर क्या होता है कि आगे एक बाधा आती है, कोई ना कोई एक अवरोध होता है, उसी अवरोध के सहारे यहाँ पर इस प्रकार से बालुका स्तूप का निर्माण हो जाता है। तो इसे कहा जाता है मित्रों अनुप्रस्थ। कहां पर बनते हैं ये, तो बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर में सर्वाधिक अनुप्रस्थ जो बालुका स्तूप है इनका निर्माण होता है। तीसरा पढ़ेंगे अपने बरखान। बरखान मित्रों ये अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। कौन सी आकृति के होते हैं ये, अर्धचंद्राकार आकृति के होते हैं। इस प्रकार से अर्धचंद्राकार आकृति बनती है। सर्वाधिक कहां पर, शेखावाटी में चूरू। तो शेखावाटी क्षेत्र में वैसे 3 जिले आते हैं, उनमें सबसे ज्यादा चूरू के अंदर मित्रों। चौथा आपका पैराबोलिक।
पैराबोलिक, यानी जो ये बरखान है मित्रों अर्धचंद्राकार, इसके विपरीत ये बनते हैं। मान लिया कि ये आपका बरखान का निर्माण हो गया, तो इस बरखान के दूसरी साइड में यहाँ पर जो बालू का स्तूप बनते हैं मित्रों, इन्हें कहा जाता है पैराबोलिक कहा जाता है। पांचवा मित्रों तारानुमा, यानी एक तारानुमा आकृति होती है, कोई क्षेत्र होता है, इसके यहाँ पर मित्रों जिन स्तूपों का निर्माण होता है ऐसे बालू का स्तूपों को तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है मित्रों। ऐसो और पवन का रूप होता है मित्रों इस प्रकार से। तो तारानुमा यानी जिसकी आकृति तारे के समान हो तो उसे कहा जाता है मित्रों तारानुमा बालू का स्तूप कहा जाता है। शबरकाफिज ये क्या होता है मित्रों, कोई झाड़ी वगैरह होती है, और जो झाड़ी वगैरह होती है मित्रों, इसी झाड़ी वगैरह के पास इस प्रकार से एक साइड में स्तूप का निर्माण होता है, बालू का स्तूप का निर्माण होता है, तो इसे कहा जाता है शबरकाफिज कहा जाता है मित्रों। इसके अलावा एक नाम और आता है मित्रों शीफ ये क्या होता है मित्रों, जो बरखान होता है चंद्राकार आकृति का होता है, ये क्या होता है कि कभी कभी जैसे पवन चल रही है और अचानक से पवन का रुख बदल गया, तो जब पवन का रुख बदल जाता है तो दूसरी साइड इस प्रकार से आकृति न बना करके डायरेक्ट सीधी हो जाती है इस प्रकार से, यानी चंद्राकार तो ये हो गया मित्रों इस प्रकार से जो आकृति बनती है आपकी, ये तो हो गई चंद्राकार। अब जब रुख अपना बदल लेती है हवा, तो ये पूरी चंद्राकार आकृति एक साइड से न बन करके इस प्रकार से डायरेक्ट सीधी हो जाती है भुजा, तो फिर उसे क्या नाम देंगे हम, शीफ कहा जाता है मित्रों। यानी बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा एक और बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है मित्रों, शीफ कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये था आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। यह अलग अलग 6 प्रकार के जो बालू का स्तूप है वह मित्रों आपके, तो इस प्रकार से मित्रों 6 प्रकार के बालू का स्तूप हमने पढ़े। प्रारंभ के जो ये 3 बालू का स्तूप है मित्रों, ये तो है पवन की दिशा के अनुसार, और बाकी ये जो 3 है मित्रों ये अपनी आकृति के अनुसार। पहले 3 पवन की दिशा के अनुसार या पवन के अनुसार, और ये अपनी आकृति के अनुसार। तो ये था मित्रों आपका बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, कितने पार्टों में, 2 पार्टों में, शुष्क और अर्ध शुष्क। फिर जो शुष्क था उसे 2 पार्टों में डिवाइड किया हमने। पहला बालू का स्तूप मुक्त पढ़ा, और अब हमने बालू का स्तूप युक्त पढ़ा। तो मित्रों एक थोड़ा सा बीच में वो टॉपिक पढ़ लेते हैं कि मरुस्थल के प्रकार। अभी जो हम पढ़ रहे हैं मरुस्थल, तो मरुस्थल के मित्रों 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका इर्ग, यानी रेतीला मरुस्थल जो होता है उसे इर्ग कहा जाता है, और जो पथरीला मरुस्थल होता है उसे हम्माद कहा जाता है, और जो मिश्रित होता है उसे क्या नाम देते हैं मित्रों, रेत। यानी इर्ग मतलब रेतीला मरुस्थल, हम्माद मतलब पथरीला मरुस्थल, और रेत मतलब मिश्रित मरुस्थल होता है मित्रों। तो चलिए मित्रों अब पढ़ेंगे अपने अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अभी जो पढ़ा वो था आपका शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। हमने इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया था। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो इस मरुस्थलीय प्रदेश को 2 पार्टों में डिवाइड करती है। अभी हमने जो पढ़ा वो शुष्क प्रदेश, और अब पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसे मित्रों 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, घग्गर क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, नागौरी उच्च भूमि और गोंडवाड़ प्रदेश। पहला क्षेत्र है घग्गर। मित्रों ये जो हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला जो एरिया है इसे कहा जाता है घग्गर क्षेत्र कहा जाता है मित्रों, क्योंकि यहाँ पर नदी बहती है मित्रों घग्गर। ये जो घग्गर नदी है इधर हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है मित्रों, कालका नामक स्थान से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये इधर से बहती हुई अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद मित्रों यदि इसके अंदर जल ज्यादा हो, कभी बारिश ज्यादा हो, तो इसका जो जल है वो फोटाबाज पाकिस्तान तक भी चला जाता है मित्रों। तो जो ये क्षेत्र है मित्रों, इसी क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों घग्गर क्षेत्र कहा जाता है। तो घग्गर क्षेत्र में कौन कौन से जिले आ जाते हैं मित्रों, आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर। अब मित्रों जो घग्गर क्षेत्र है यहाँ पर एक नाम आता है पाट, इस क्षेत्र के अंदर पाट। तो मित्रों घग्गर नदी के द्वारा बनाई गई जो दलदली भूमि होती है उसे पाट कहा जाता है। घग्गर नदी के द्वारा बनाई गई जो दलदली भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है मित्रों, पाट कहा जाता है मित्रों। एक शब्द और आता है यहाँ पर नाली। तो जो ये पाट है मित्रों इसे हनुमानगढ़ क्षेत्र में नाली कहा जाता है। इस
पाट को ही हनुमानगढ़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है मित्रों। जो ये दलदली भूमि है, घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए जो दलदली भूमि है, इसे पाट कहा जाता है, लेकिन हनुमानगढ़ के अंदर इसे क्या कहा जाता है मित्रों, तो नाली कहा जाता है। दूसरा है मित्रों आपका शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। अब जो शेखावाटी क्षेत्र है मित्रों, इसमें आपके 3 जिले आते हैं, चोरू, सीकर और झुंझुनू। चोरू, सीकर और झुंझुनू, ये जो 3 जिले हैं, ये वाला जो एरिया है ये आता है मित्रों शेखावाटी क्षेत्र में। और जो मित्रों शेखावाटी नाम है, कहा जाता है कि यहाँ पर शेखा सामंत था, शेखा सामंत। इसी शेखा सामंत के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया मित्रों, शेखावाटी हो गया। चोरू, सीकर और झुंझुनू, ये 3 जिले जो है इन्हें शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस शेखावाटी क्षेत्र की मित्रों मुख्य नदी यदि पूछ लिया जाए तो शेखावाटी क्षेत्र की जो मुख्य नदी है वो कौन सी है, कांतली नदी है। कौन सी नदी है मित्रों, कांतली, या जिसे कांटली भी कहा जाता है, जो अंतर प्रवाह की नदी है मित्रों। कौन से प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की नदी है मित्रों। और इसी कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता भी स्थित है, और इसी सभ्यता को कहा जाता है मित्रों गणेश्वर सभ्यता। क्या कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता कहा जाता है। और इसी गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, क्योंकि विश्व की जितनी भी प्राचीनतम सभ्यताएं हैं वहां पर तांबे की आपूर्ति इसी सभ्यता से होती थी, इसलिए इसे गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है मित्रों। अब यहाँ पर कुछ कुएं जो बनाए जाते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है इसी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। जैसे मित्रों जोहड़, एक शब्द आता है यहाँ पर जोहड़। जोहड़ यानी जो कच्चा कुआं होता है मित्रों, जो कच्चा कुआं होता है उस कच्चे कुएं को यहाँ पर जोहड़ कहा जाता है मित्रों। कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है, जबकि पक्के कुएं को नाड़ा कहा जाता है। पक्का कुआं जो है उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर नाड़ा कहा जाता है, और कच्चे कुएं को क्या कहा जाता है मित्रों, जोहड़ कहा जाता है। एक शब्द और आता है सर, यानी तालाब। जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उन्हें सर कहा जाता है मित्रों। छोटे तालाब को यहाँ पर क्या कहा जाता है, सर कहा जाता है। कच्चे कुएं को जोहड़ कहा जाता है, और जो पक्का कुआं होता है उसे क्या कहा जाता है, नाड़ा कहा जाता है। और जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है मित्रों, तो उन्हें कहा जाता है शर। तो घग्गर क्षेत्र के अंदर हमने पढ़ा घग्गर नदी के बारे में, और शेखावाटी के अंदर कांतली नदी के बारे में हमने पढ़ा। इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, और यहाँ पर प्रचलित ये 3 शब्द हमने पढ़े थे। इसी प्रकार से घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को या उसके द्वारा जो दलदली भूमि बनाई गई है उसे पाट कहा जाता है, लेकिन हनुमानगढ़ के लोग इसे नाली के नाम से जानते हैं। आइए अब पढ़ते हैं अपने नागौरी उच्च भूमि। तो अब पढ़ेंगे इसी अर्ध शुष्क मध्य प्रदेश का तीसरा पार्ट, नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। तो मित्रों जो नागौरी उच्च भूमि है इसके अंदर मित्रों 3 प्रकार की श्रेणियां हैं आपकी। एक तो है मांगलोद श्रेणी, दूसरी आपकी मकराना श्रेणी, और एक है मित्रों आपकी जायल श्रेणी। यानी जो नागौरी उच्च भूमि है इसके अंदर 3 प्रकार की श्रेणियां हैं मित्रों, मकराना, मांगलोद और जायल। अब देखिए मकराना श्रेणी, मकराना श्रेणी के अंदर मित्रों संगमरमर का जमाव है। मकराना जो है यहाँ पर संगमरमर का जमाव है मित्रों। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर संगमरमर का जमाव है, इसलिए इसे मकराना श्रेणी कहा जाता है मित्रों। संगमरमर का जमाव है यहाँ पर, इसका नाम क्या है, मकराना श्रेणी। दूसरा है मांगलोद श्रेणी मित्रों, यहाँ पर जिप्सम का जमाव है मित्रों। किसका जमाव है यहाँ पर, जिप्सम का जमाव है मित्रों यहाँ पर। और ये नागौर से लेकर के बीकानेर तक की पट्टी है, यहाँ पर एक जिप्सम की एक पट्टी है मित्रों, नागौर से लेकर के बीकानेर तक, और इस श्रेणी को कहा जाता है मांगलोद श्रेणी कहा जाता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों एक है आपकी जायल श्रेणी। यहाँ पर मित्रों फ्लोराइड का जमाव है, फ्लोराइड का जमाव है यहाँ पर। इस प्रकार से मित्रों जो नागौरी उच्च भूमि है उसे 3 श्रेणियों में डिवाइड किया हमने। मांगलोद श्रेणी, इसे हार्डपन कहा जाता है मित्रों। क्या कहा जाता है, इसके अलावा इसे हार्डपन भी कहा जाता है, और इसका जमाव नागौर से लेकर के बीकानेर, नागौर से लेकर के आगे
बीकानेर तक इसका जमाव है मित्रों। मकराना श्रेणी यहाँ पर संगमरमर का जमाव है मित्रों, और तीसरी आपकी जायल श्रेणी यहाँ पर फ्लोराइड का जमाव है। और जो फ्लोराइड की पट्टी है मित्रों, ये आपकी नागौर से अजमेर तक, नागौर से लेकर के कहां तक है, अजमेर तक है। और इसे कुप्पड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है, या इसे बांका पट्टी कहा जाता है, या इसे हौज बेल्ट भी कहा जाता है मित्रों। यानी फ्लोराइड पट्टी भी कहा जाता है, कुप्पड़ पट्टी कहा जाता है, बांका पट्टी कहा जाता है, और हौज बेल्ट भी कहा जाता है मित्रों। तो ये था नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि में कितनी श्रेणी है मित्रों यहाँ पर, यानी जो नागौर का क्षेत्र है मित्रों, ये वाला जो एरिया है, इसे नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इस प्रकार से 3 श्रेणियां हैं नागौर के। इस साइड के अंदर मित्रों जो जमाव है वो है जिप्सम का, इस क्षेत्र में जो जमाव है वो किसका है, संगमरमर का। और यहाँ पर फ्लोराइड की पट्टी है नागौर से लेकर के नीचे, इसके नीचे जो सीमा टच करता है अजमेर, वहां तक है मित्रों। तो इसके बाद जो चौथा प्रदेश रहेगा मित्रों आपका, ये रहेगा गोडवाड़ प्रदेश। हमने सबसे पहले शुरू किया था भारत का, राजस्थान का भौतिक विभाजन, और 4 पार्टों में डिवाइड किया। पहला था उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 पार्टों में डिवाइड किया उसे, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। उससे पहले हमने पढ़ लिया था शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब जो चल रहा है ये आपका अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसे हमने 4 पार्टों के अंदर डिवाइड कर दिया था मित्रों। और इसी का तीसरा पार्ट था आपका नागौरी उच्च भूमि। सबसे पहले गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया पड़ा था, जिसे गगड़ क्षेत्र नाम दिया। फिर हमने शेखावाटी क्षेत्र नाम दिया, चोरो झुंझुनू और सीकर को। और उसी के तीसरे पार्ट के अंदर पढ़ रहे हैं अपने नागौरी उच्च भूमि, यानी जो नागौर का क्षेत्र है इसे नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना गया। अब जो पढ़ रहे हैं वो आपका जो था गोडवाड़ प्रदेश, जालोर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर। जालोर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर का जो एरिया है मित्रों, ये आपका गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है। आज उसके अंदर जो हमने मैप बनाया था उसके अंदर। अब मित्रों यहाँ पर गोडवाड़ प्रदेश के अंदर क्या चीज प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर है मित्रों 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां, यहाँ पर सिवाना से लेकर के बालोतरा तक, दोनों स्थान बाड़मेर के अंदर ही है। सिवाना बाड़मेर से लेकर के बालोतरा बाड़मेर तक 56 छोटी छोटी यहाँ पर पहाड़ियां, गुम्बद नुमा पहाड़ियां है मित्रों। 56 छोटी छोटी गुम्बद नुमा पहाड़ियां हैं, इसे ही कहा जाता है मित्रों 56 की पहाड़ियां कहा जाता है। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों पर यहाँ पर एक नाकोड़ा पर्वत है मित्रों, और उसी नाकोड़ा पर्वत के ऊपर नाकोड़ा भैरव का मंदिर स्थित है। नाकोड़ा भैरव का मंदिर स्थित है यहाँ पर। और जो नाकोड़ा भैरव का मंदिर है मित्रों, यह जैन धर्म को समर्पित है, याद रखना जैन धर्म का तीर्थ स्थल है ये। इसके अलावा यहाँ पर पिपलूद गांव है, इन्हीं पहाड़ियों के अंदर एक गांव है मित्रों पिपलूद गांव। और यहाँ पर हल्देश्वर महादेव मंदिर है, हल्देश्वर महादेव मंदिर। और इसी हल्देश्वर तीर्थ जो है मित्रों, हल्देश्वर तीर्थ, इसे कहा जाता है राजस्थान का मिनी माउंट आबू या लघु माउंट आबू कहा जाता है। लघु माउंट आबू कहा जाता है, या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू, लघु माउंट आबू कहा जाता है, या इसे पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है मित्रों। याद रखना जो हल्देश्वर तीर्थ है इसे कहा जाता है मित्रों, यहाँ पर हल्देश्वर महादेव धाम जो तीर्थ है इसे कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है, या पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है मित्रों। इसके अलावा ग्रेनाइट पर्वत, ये आपके इधर जालोर के अंदर है। डोरा पर्वत, ये भी जालोर के अंदर स्थित है मित्रों। अब जो ये डोरा पर्वत है मित्रों, जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर है। और यहाँ पर जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है मित्रों। डोरा पर्वत जो है ये जालोर के जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है, और यह इसे पश्चिमी राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है मित्रों, 869 मीटर है मित्रों। इसके बाद इसी क्षेत्र के अंदर पड़ेंगे मित्रों लूणी नदी। लूणी नदी आपको पता है नागपहाड़ अजमेर से निकलती है, ये नागपहाड़ अजमेर से निकलती है। इसके बाद नागौर, पाली, जोधपुर, जालोर। अब जालोर के अंदर मित्रों इसका जो बहाव क्षेत्र है, इसका जो बेसिन है, इसे रेल या रेला कहा जाता है, रेल या रेला कहा जाता है मित्रों। काफी बार अधिक बारिश होने के कारण जब अधिक बारिश होती है तो इसका जो जल है मित्रों, इस जल को अन्य कार्यों के अंदर भी काम में ले लिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक नाला बना दिया जाता है, और नाला बना करके इसका जो जल है मित्रों इसे संग्रहित किया जाता है, या तो जल स्रोतों के रूप में, या फिर इसका जो उपयोग है वो खेतों के अंदर कृषि कार्य के लिए किया जाता है मित्रों।
और जो खेतों के लिए कृषि कार्य के लिए या जल स्रोतों के रूप में जो यूज में लिया जाता है उसे नेहड़ या नेस्टा कहा जाता है। नेहड़ या नेस्टा कहा जाता है और यह जल संरक्षण की एक विधि है। जल संरक्षण की एक विधि है मित्रों। तो ये था आपका गोडवाड़ प्रदेश। इसके अलावा मित्रों विश्वदेव रासो जिसकी रचना नरपति नाहले ने की थी। ये विश्वदेव रासो कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया? तो गोडवाड़ी भाषा के अंदर। गोडवाड़ प्रदेश के अंदर जो भाषा थी वो कौन सी थी? गोडवाड़ी थी। और विश्वदेव रासो की रचना नरपति नाहले ने कौन सी भाषा के अंदर की? तो गोडवाड़ी भाषा के अंदर की थी। ये बड़ा बड़ा हमने पढ़ लिया मित्रों उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें रह गई, उनको अन्य महत्वपूर्ण के अंदर पढ़ेंगे, जैसे लाठी सीरीज वगैरह या रन टाट फीडिंग जो है वो पढ़ेंगे।